हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलो 5th पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टार्टिंग के 4 पॉइंट पार्ट 1 में कवर हो चुके हैं, तो 5th पॉइंट आता है कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं या एस्पेक्ट्स हम बोल सकते हैं। सबसे पहला आता है रिक्रूटमेंट, फिर आता है सिलेक्शन और फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसको पूरा लिख सकते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स है स्टाफिंग के, एक एक करके हमें ये सारे पढ़ने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट में जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि हमारे पास एक वैकेंसी है, एक पोस्ट खाली है। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है हमारे ऑफिस में, तो आप क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे। जो भी आप करना चाहते हो वो सारे तरीके आजमाओगे कि लोग उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे आप अभी सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हो कि लोग आए और अप्लाई करें। ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट फंक्शन जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसको फॉलो कर सके। रिक्रूटमेंट में होता है कि आप एडवर्टीजमेंट करें, किसी तरीके से ये बता दें लोगों को कि आपकी कंपनी में इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी है और यहाँ पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस इकट्ठी करना बेसिकली। ठीक है, recruitment means inducing or attracting more and more candidate to apply for vacant job position in the organization। कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट उनको चाहिए होते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो अप्लाई करें। क्यों? ताकि जो बेस्ट है वो उसको वो चूज कर सके। In general words, recruitment means search for candidate who can perform the vacant roles and inducing them to apply and come forward for filling the vacant roles। The recruitment function is very important because the end result of recruitment function is receiving large number of application to make selection from। तो ये वही है, लिखा है जो मैंने अभी समझाया कि चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें ताकि उसमें से आप बेस्ट चूज कर सके। ठीक है, और जो उसको बेस्ट चूज करो वो आके अपना काम जो है अच्छे से फॉलो करे, अच्छे से करे अपना सारा काम। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं? 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं। पहला आता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फिर आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले देखते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपके पास वैकेंसी है, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, तो आपका एक दूसरा ऑफिस भी है, आपने वहां से एक जूनियर अकाउंटेंट को प्रमोट करके या फिर जूनियर अकाउंटेंट को ट्रांसफर करके अपने दूसरे ऑफिस में बुला लिया। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ये होती है कि आप अपनी दूसरी ब्रांच से अपनी ही एक अलग ब्रांच में उस वैकेंसी को फिल कर ले। आप बाहर से किसी दूसरे बंदे को ना बुलाएं, अपनी ही जो आपकी दूसरी ब्रांच है, आपका जो दूसरा ऑफिस है, वहीं से आप ले अपनी उस वैकेंसी को फिल कर ले, वहीं से आप ले ले पर्सन को। Under internal resource of recruitment, the vacant job position are filled by inducing the existing employees of the organization। जो आपका already existing employee है उसी से आप fill कर ले। The vacant job position are filled by using existing employee only and no outsider are permitted in internal sources। Internal sources में कोई भी outsiders नहीं आएगा। अब internal sources में जो पर्सन है वो एक जगह से, ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, यहाँ से यहाँ जाने के इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तो बस नॉर्मल ट्रांसफर कर दी उसकी, वो जूनियर अकाउंटेंट था, जूनियर अकाउंटेंट ही रहा, बस हमने ट्रांसफर कर दिया। दूसरा तरीका होता है यहाँ से यहाँ जाने का कि उसकी प्रमोशन कर दी, जूनियर अकाउंटेंट से हमने उसको सीनियर अकाउंटेंट बना दिया और जब प्रमोशन हुई तो प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी हो गई। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी पॉपुलर एंड कॉमन बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस। इसके कुछ एडवांटेजेस है क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, इसमें खर्चा नहीं आता, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में मोटिवेशन होती है, ट्रेनिंग में कम अमाउंट स्पेंड होता है, एम्प्लॉय जो होता है वो फैमिलियर होता है ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन से। ठीक है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ती है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी होती है, क्योंकि प्रमोशन मिलेगी तो बेटर परफॉर्मेंस शो करेगा। ठीक है, ट्रांसफर होने से एम्प्लॉयज को जो ट्रेनिंग मिलती है वो जॉब रोटेशन में ही मिल जाती है, कि एक जगह से दूसरी जगह गए, वहां का काम सीखा तो वही आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और ट्रांसफर सरप्लस से भी आप एम्प्लॉयज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो कि एक जगह पे ज्यादा हो रहे हैं एम्प्लॉयज। द ड्रॉबैक ऑफ और डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। डिमेरिट्स भी होते हैं कुछ इसके,
कि इसमें आप न्यू आइडिया, फ्रेश टैलेंट को नहीं चूज करते हो, आप अपना ही पुराने एम्प्लॉयज को चूज करते हो। लिमिटेड चॉइस रहती है कि जितने हैं उसी में से चूज करना है, जितने पुराने हैं। न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सुटेबल नहीं है, ठीक है। और अगर आप जल्दी जल्दी किसी एम्प्लॉय की ट्रांसफर करते रहेंगे तो उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। अब देखो ये बताया मैंने, जैसे इंटरनल रिक्रूटमेंट के भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है ट्रांसफर, मतलब कि सेम लेवल पे सेम अथॉरिटी के साथ हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। जूनियर अकाउंटेंट था, जूनियर अकाउंटेंट ही रहा, बस एक जगह से दूसरी जगह चले गया, दिल्ली से मुंबई चला गया। किसी तरीके की कोई प्रमोशन नहीं मिली, बट ट्रांसफर हो गई, ठीक है। ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। जनरली विद द ट्रांसफर देयर इज नो चेंज इन द कंपनसेशन लेवल एंड अथॉरिटी लेवल। जब ट्रांसफर होती है तो आपकी सैलरी, अथॉरिटी, किसी में कोई फर्क नहीं आता, रैंक में कोई फर्क नहीं आता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ आपका प्लेस ऑफ वर्किंग बदला जाता है। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। जैसे हाँ, ये भी कर सकते हैं कि जगह है क्या, क्लर्क है एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है, अब उसको परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया काम, वो अभी भी क्लर्क का ही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है कि आप जूनियर अकाउंटेंट थे, अब आप सीनियर अकाउंटेंट बन गए हो, तो अब आप दिल्ली से मुंबई चले गए हो, ठीक है। तो ऐसे ही प्रमोशन में ऐसे होते हैं। प्रमोशन में एम्प्लॉयज की शिफ्टिंग होती है, ठीक है, एक जॉब पोजीशन से हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी पे। अब आप सीनियर हो गए, आपको अथॉरिटी ज्यादा है। प्रमोशन में आपको अथॉरिटी लेवल बढ़ जाता है, रैंक बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेस्टीज इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। जनरली विद द प्रमोशन देयर इज इंक्रीज इन कंपनसेशन और सैलरी ऑल्सो। जब प्रमोशन होगी तो सैलरी भी बढ़ेगी। जैसे प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंटेंट, एक क्लर्क था उसकी प्रमोशन होगी अब किसमें, अकाउंटेंट में। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल सोर्स हमने देख लिए थे, ट्रांसफर और प्रमोशन। एक्सटर्नल सोर्सेस आते हैं कि जब हम आउटसाइड से टैलेंट को उठा के लाते हैं, मतलब जब हम इंटरव्यूज लेते हैं बाहर के लोगों का, वहां से हम सिलेक्ट करते हैं। When the candidate from outside the organization are invited to fill the vacant job position, it is known as external recruiter. इसमें recruitment, इसमें internal वाले काउंट नहीं होते हैं, मतलब existing employees काउंट नहीं होंगे। कोई भी जो आपका कैंडिडेट होगा वो existing employee नहीं होना चाहिए। In other words, when the organization meets its manpower requirement from outside the organization, then it is external recruitment. Whenever large number of job positions are vacant, then external recruitment is preferred. कि बहुत सारी आपके पास वैकेंसी है, सिर्फ एक पोस्ट के लिए नहीं है, बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, तब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ही प्रेफर करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? सबसे पहले फ्रेश टैलेंट, आपको नया टैलेंट देखने को मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ज्यादा चॉइस होगी। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आपको वाइडर चॉइस मिलती है। क्वालिफाइड पर्सन, जो आपको लोग मिलेंगे वो क्वालिफाइड और ट्रेन पर्सन मिलेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की उनको नॉलेज होगी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगा, क्योंकि वो एक इतने सारे लोगों के बीच में चूज होके आए हैं, तो उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगा। डिमेरिट्स भी होते हैं इसके कुछ, कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो जाता है। न्यू एम्प्लॉय को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, रूल्स रेगुलेशन समझने में उसको टाइम लगता है। एक्सपेंसिव होता है आउटसाइडर्स को जॉब के लिए अप्लाई करवाना, क्योंकि आपको बहुत सारा एडवर्टीजमेंट पे बर्डन करना पड़ता है। लेंदी प्रोसेस होता है, काफी टाइम तक चलता है। कॉमन मेथड्स क्या क्या है? सबसे पहले मतलब कि कैसे कैसे हम एक्सटर्नली रिक्रूट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब ये आपका ऑफिस है, इसके गेट के बाहर आपने बोर्ड लगा दिया वी आर हायरिंग का, तो जो भी वो देखेगा, तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपने डेट डाल दी वहां पे कि 13 तारीख को हमारा वॉक इन इंटरव्यू है, आप आ सकते हैं। तो जो भी बोर्ड देखेगा वो आ जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ये जनरली तब होता है जब आपको अनस्किल्ड जॉब के लिए पोजीशन आपको फिल करनी है, जैसे स्वीपर, पियून हो गया, जिसमें स्किल्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती, वहां उस टाइप की रिक्रूटमेंट के लिए ऐसे हम रिक्रूटमेंट करते हैं कि बोर्ड लगा दिया। नेक्स्ट आ गया कैजुअल कॉलर्स, मतलब कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है एप्लीकेशन फाइल मेंटेन करके रखती है, यानी कि देख आपने पहले कभी रिक्रूटमेंट की हो तो आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई थी, आपने वो रख ली, तो ये सारे लोग ना पहले रिजेक्ट हो गए थे, ये सिलेक्ट हो गया था, अब ये छोड़ के चला गया, तो आपके पास ये ऑप्शंस पे पहले से ही है, तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो।
Generally, the large organization maintain an application file in which they keep all the pending application which the job seekers leave with the reception. जो reception पे job seeker छोड़ के चले जाते हैं. Sometimes the application of suitable candidate who were not selected previous year selection process are also kept in application file. कि अगर आप previous year की process में नहीं select हुए, उसको आपने रख दिया एप्लीकेशन फाइल में. दिस एप्लीकेशन फाइल इज कंसिडर्ड एज अ वेटिंग लिस्ट. इनको हमने किस में डाल दिया? लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए थे इनको हमने वेटिंग लिस्ट में डाला. Whenever there is a job vacancy, the suitable candidate from the waiting list are called. तो जब भी कोई वैसी जॉब वैकेंसी होती है तो जो उस वेटिंग लिस्ट के लोग होते हैं उनको हम बुला लेते हैं. नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग. ये कॉमन और पॉपुलर मेथड है कि आप एडवर्टाइजमेंट करो कहाँ पे, कहीं पे भी, ठीक है. उसमें न्यूज़पेपर्स में, रीजनल न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट करो तो जो भी वो देखेंगे, जो भी लोग देखेंगे तो उसके लिए अप्लाई कर देंगे. द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज एडवर्टाइजिंग. सबसे ज्यादा कॉमन और पॉपुलर मेथड यही है. अबाउट द वैकेंट जॉब पोजीशन, द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पोजीशन. वो कहाँ उनको एडवर्टीजमेंट देनी है ये जॉब पोजीशन के हिसाब से वो सिलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट द एडवर्टीजमेंट कैन बी गिवन इन चार्टेड अकाउंटेंट जर्नल, and for unskilled and lower rank job position the advertisement can be given in local or regional newspaper. देखो, चार्टेड अकाउंटेंट जर्नल जो होता है उसमें एडवर्टीजमेंट डालेंगे अगर इनको सीए हायर करना है, अकाउंटेंट हायर करना है तो. पर अनस्किल्ड और लोअर रैंक के लिए जॉब पोजीशन के लिए वो जो रीजनल न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो पर्टिकुलर एरिया का न्यूज़पेपर होगा वहां पे ऐड देंगे. बट फॉर हाई रैंक और स्किल्ड जॉब पोजीशन के लिए वो एडवर्टीजमेंट नेशनल लेवल वाले जो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर होते हैं वहां पे ऐड देंगे, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स. कि देखो जो लोअर लेवल है कि आपको इतना स्किल्ड वाला काम नहीं करवाना है, मान लो स्वीपर वगैरह, ये इसी के लिए आपने दूसरा तरीका, गेट के बाहर बोर्ड लगाने के अलावा दूसरा तरीका ये कि जो वहाँ का रीजनल न्यूज़पेपर है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी जो है वो हिमाचल में है, किसी एक छोटे गांव, कोई भी हिमाचल का कोई भी गांव ले लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, सोलन मान लेते हैं, तो आप यहाँ के रीजनल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दोगे कि हमारी इस कंपनी में वैकेंसी है. बट अगर आपको किसी हायर लेवल पे, मान लो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत है, हायर लेवल पे आपको एक पर्सन चाहिए, तो आप रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, जैसे कि जो बड़े बड़े नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट दोगे. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट की ना एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की एप्लीकेशन होती है, ऐप होती है, या आप हाँ वेबसाइट है, डायरेक्ट उसमें जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं. ठीक है, तो जो जॉब सीकर्स होते हैं वो अपनी वहाँ पे आईडी बना लेते हैं, अपना नाम डाल देते हैं कि हाँ हम अवेलेबल हैं जॉब करने के लिए. तो जिनको जॉब देनी होती है वो आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह सब देख के आपको अप्रोच कर लेते हैं. ठीक है. प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज होती है जिनके पास डाटा होता है उन लोगों का जिनको जॉब की नीड है, तो डायरेक्टली कंपनीज जाके उनसे भी बात कर लेती है कि हमें लोगों की जरूरत है. प्लेसमेंट एजेंसी प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विस ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई वर्कफोर्स. दीज एजेंसीज इनवाइट the biodata and record from various job seekers and send them to suitable clients. जॉब सीकर्स का डाटा इनके पास होता है, ये अपने क्लाइंट्स को दे देते हैं. These agencies charge fees for providing such service, और ये फीस चार्ज करती है. There are a kind of employment exchange run by private enterprises. ये एक तरीके का employment exchange है जो private enterprises चला रहे हैं. कैंपस रिक्रूटमेंट, कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट कॉलेज से जाके बच्चों को उठा लेते हैं. कुछ कंपनीज होती है कॉलेज में ही सीधे रिक्रूटमेंट कर लेती है. Sometimes the senior manager of the organization visit various professional colleges, technical institute to get fresh graduates, और वहाँ से वहाँ के fresh graduates को ले आती है जिनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है. This type of recruitment is more common for engineers, computer programmers, MBAs etc. ये ज़्यादातर engineer, computer programmer और MBAs के लिए होती है, ज़्यादा पॉपुलर वहीं पे है. The organization prefer fresh graduates because they can mold it according to the requirement of the organization. Organization fresh graduates को इसलिए लाते हैं क्योंकि उनको वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड कर लेगी. Recommendation from present employees, और कभी कभी ये होता है कि एक फर्म में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं तो वो रेकमेंड कर देते हैं कि अच्छा इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है तो ठीक है, ये मेरा भाई है, इसके लिए मैं रेकमेंड कर देता हूँ कि इसका इंटरव्यू ले लो.
Many firms encourage their employee to recommend the name of their relative, friend and other known people to fill the vacant job position. बहुत सारी कंपनीज बोलती है कि तुम ही हमें बता दो, तुम ही अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का नाम दे दो ताकि हम जॉब पोजीशन को फिल कर सके. तो ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर रिकमेंडेशन बाय ट्रस्टिंग द गुडविल ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय. रिकमेंडेशन तभी देने को बोलती है कि वो उस प्रेजेंट एम्प्लॉय की गुडविल पे ट्रस्ट करती है कि ये ठीक है. एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन कैच होल्ड ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द न्यू एम्प्लॉय रिकमेंडेड बाय हिम. तो वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को पकड़ लेगी अगर कुछ भी न्यू एम्प्लॉय ने दिक्कत करी तो, इसलिए भी वो बोलते हैं कि तुम रेकमेंड करो. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जो जॉबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि जो विलेज एरियाज में, रूरल एरियाज में लेबर के कांटेक्ट में होते हैं, जो नॉर्मल जो लेबर का काम करते हैं उनके कांटेक्ट में होते हैं. तो जब भी इस तरीके की कोई वैकेंसी या रिक्वायरमेंट होती है लेबर के लिए फैक्ट्रीज वगैरह में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो वो लेबर को ले आते हैं गांव से और सब बिजनेसमैन को दे देते हैं कि ये बंदा है, ये काम कर सकता है. जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर चार्ज कमीशन फॉर द सेम, ये भी कमीशन लेते हैं. दिस इज सुटेबल फॉर लेबरर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, और ये लेबर और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए सुटेबल है. लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेबर्स एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एट शॉर्ट नोटिस, कि ये लेबर्स के कॉन्टैक्ट में होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, और ये शॉर्ट नोटिस पे बहुत सारे अनस्किल्ड वर्कर्स को अरेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन. आप टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हो. न्यू ट्रेंड है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, कि वेरियस चैनल्स अपनी वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए उस क्वालिफिकेशन जो भी चाहिए वो आपको बता देते हैं, टेलीविजन पे ऐड दे देते हैं. नेक्स्ट आता है वेब पब्लिशिंग, कि बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और वो रिक्रूटर जो है वहां से आपको देखेगा और आपको कॉल करेगा, या आप वहां से डायरेक्टली रिक्रूटर को कॉल कर सकते हो. इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी एप्स हैं. In internet there are certain websites specifically designed provide information regarding job seeker. जॉब सीकर्स के लिए ही सिर्फ वो ऐप बनी गई है. बहुत सारी ऐप्स हैं ऐसी, ठीक है. जॉब पोजीशन के बारे में बता देते हैं, ठीक है. आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कंपनीज की किस में वैकेंसी निकली है. ज्यादातर जो वेबसाइट्स हैं कॉमन वेबसाइट्स naukri.com, monster.com, ठीक है, ये है. तो ये पूरा था रिक्रूटमेंट. हमने पढ़ा एक्सटर्नल, इंटरनल, रिक्रूटमेंट के बारे में तो हमने सारा पढ़ लिया. सेकंड पॉइंट पढ़ना है अब हमें सिलेक्शन. तो कंफ्यूज मत होना, अभी तक जो पढ़ा है वो रिक्रूटमेंट था. अब सेकंड पॉइंट पे चलेंगे जो कि है सिलेक्शन. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सिलेक्शन. सिलेक्शन मतलब आपने रिक्रूटमेंट कर ली थी, मतलब आपके पास एप्लीकेशंस आ गई, तो अब आपको जो बेस्ट पर्सन है उसको सिलेक्ट करना है. कि वहाँ पे आपके पास 1000 एप्लीकेशंस है और इसमें से आपको एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, या 2-3 जितने भी आपके पास वैकेंसी है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है. तो अब ये सिलेक्शन की प्रोसीजर आएगी पूरी, कि आप क्या क्या किन किन तरीकों से सिलेक्ट करते हो. तो सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे ज्यादा डिजर्विंग और डिस्कवरिंग, डिजर्विंग, प्रॉमिसिंग, सुटेबल कैंडिडेट जो है आपको ढूंढ के लाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है. As selection as an end result of recruitment function organization receive large, क्या लिखा है मैंने, selection process as end result of recruitment function organization receive large number of applications and selection process begins at this stage by screening the applications. देखो रिक्रूटमेंट के टाइम पे आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, ठीक है. अब उन एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होगी. तो स्क्रीनिंग से स्टार्ट होती है सिलेक्शन प्रोसेस. इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स इज जनरली मोर देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट. जब आप सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना सिलेक्शन प्रोसेस में, पूरे रिजेक्टेड कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट से कहीं ज्यादा होते हैं. इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को हम नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं. इन सिलेक्शन प्रोसेस वेरियस स्टेप्स आर प्रेफर्ड. बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब कि जो भी अनक्वालिफाइड है, मतलब आपने मान लो सीए की एप्लीकेशन निकाली थी,
सीए की वैकेंसी थी, सीए की पोस्ट के लिए। अब उसमें कोई इंजीनियर आ जाता है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे कि तुम सीए का काम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी अनक्वालिफाइड मिसफिट कैंडिडेट हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी उन्होंने उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भरी है या जो हमारी क्वालिफिकेशन हमें जो चाहिए उसमें पूरी तरीके से फिट नहीं बैठते, तो उनको हम रिजेक्ट कर देंगे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में। सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद आता है द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू कंडक्ट रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होता है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज जानने के लिए, ठीक है। ये कैसा होगा ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। कॉमन टाइप ऑफ टेस्ट, सबसे पहला क्या क्या आता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इसमें आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, ठीक है, आपकी एबिलिटी कैसी सी है, डिसीजंस लेने में, जजमेंट करने में कैसी से। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका कि आपका लर्निंग पोटेंशियल ऑफ लर्निंग कैसा है, कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीख पाते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं कैंडिडेट, कितनी जल्दी आप न्यू स्किल्स को लर्न करते हो, कितनी जल्दी आप न्यू मेथड्स को लर्न करते हो। पर्सनैलिटी टेस्ट आता है आपका कि आपका बिहेवियर चेक किया जाता है, कि साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है आपका, आप किस तरीके के हो, पॉजिटिव नेचर के हो, नेगेटिव अप्रोच वाले हो, डिसीजंस किस तरीके से लोगे, मोटिवेशन लेवल कैसा है आपका, ये सब आपका चेक किया जाता है। साइकोलॉजी टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उसमें आप कितने मास्टर हो, मतलब आपकी जो नॉलेज है, आपने जहाँ पे पढ़ाई करी है, जो आपकी ट्रेनिंग है उसमें आपको कितना आता है, ठीक है, वो उसकी नॉलेज आपको कितनी ज्यादा है, ये ट्रेड टेस्ट में पता करते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट ये होता है कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें नॉलेज कितनी है और आपका इंटरेस्ट है किस चीज में। जो भी हमारे पास जो भी जॉब्स अवेलेबल है उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपका किस में है। तो ये सारा रिटन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट के पार्ट थे ये सारे के सारे, इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह सारे। अब आता है थर्ड पॉइंट इसका ही, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, कि जब आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट को पास कर लेते हो फिर आपका इंटरव्यू होता है। आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो पैनल के पास, ठीक है, वहां से वो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं जो भी उनको पूछना होता है। फिर आप जो भी उनकी क्वेरी है, सैलरी, वर्किंग कंडीशन, ये सब चीजें आप वहाँ पे पूरी सॉल्व पूछ सकते हो उनसे। तो वो इंटरव्यू में आप जाते हो। इंटरव्यू जब आपका क्लियर हो जाता है फिर चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, फिर आपका जो बैकग्राउंड है वो सब चेक किया जाता है, कि आपका बिहेवियर चेक किया जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है, आधार कार्ड, ये सारी चीजें, कि आप कहीं फ्रॉड तो नहीं हो, तो ये सारी चीजें चेक होती है। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजंस, कि जब आप सारे टेस्ट पास कर लेते हो तो फिर आप सिलेक्ट कर लिए जाते हो, सिलेक्शन लिस्ट में आ जाते हो। उसके बाद आप मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका, फिटनेस टेस्ट देखा जाता है कि अपॉइंट करते हैं कंपनी वाले कुछ डॉक्टर्स को जो आपका नॉर्मल चीज़ों का टेस्ट करते हैं कि आप फिट हो कि नहीं हो, ठीक है। फिर जब आप मेडिकल टेस्ट भी पास कर लेते हो तो आपको जॉब ऑफर दिया जाता है जिसमें टर्म्स कंडीशन सब कुछ लिखी होती है, सैलरी वगैरह, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सब कुछ। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आता है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है कि ये आप 1 साल तक जॉब नहीं छोड़ सकते, जो भी उसके टर्म्स कंडीशन, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लीव रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, आवर्स और वर्क अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, प्रोबेशन पीरियड कितना है, ठीक है, आप किस जॉब के लिए सिलेक्ट हुए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पे कितनी है, या आपको और एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं, ये सारा उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया, सिलेक्शन हो गया। इसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मीन्स कि आपको नई स्किल सिखाई जा रही है कि आपको किस तरीके से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। डेवलपमेंट मीन्स कि आपका ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम किया जाता है, ताकि जिससे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सके, आप सक्सेसफुल बन सकें, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक अकाउंटेंट है, अगर उसको न्यू चीजें, न्यू सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग का एक नया सॉफ्टवेयर आया, उसको लर्न करने के लिए भेजा गया है कि इस तरीके से अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना है ताकि फास्ट और एक्यूरेटली वो हो सके, तो इसको ट्रेनिंग बोलते हैं। लेकिन अगर आपको उसी अकाउंटेंट को भेजा गया ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए ताकि वो अपनी मोटिवेशनल और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, तो वो होती है डेवलपमेंट। मोटिवेशन आ सके, जो अपनी स्किल्स हैं थोड़ा सा उनको इम्प्रूव करे, तो वो डेवलपमेंट होती है। लेकिन क्या कोई नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए भेजा है तो वो ट्रेनिंग होती है।
ठीक है, तो जब कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो पहले उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है कि आपको ये इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर पे काम करना है, ऐसे काम करना है। तो नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत क्या क्या है? सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है? पहला आता है रिड्यूस लर्निंग टाइम, कि जो ट्रेंड एम्प्लॉय होता है ना वो कुछ भी चीजें सीखने में कम टाइम लगाता है एज कम्पेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय, इसलिए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इसमें कम होता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। बेटर परफॉर्मेंस, जो ट्रेंड एम्प्लॉय होती है उनकी परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होती है एज कम्पेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉयज, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग में ही उनको सारी चीजें बता दी जाती है, सिखा दी जाती है, तो वो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है और वो इजीली अपना काम कर सकते हैं इफेक्टिवली भी। एटीट्यूड फॉर्मेशन, की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, एम्प्लॉयज को मोल्ड किया जाता है ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, एक पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकते ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मोटिवेट किया जाता है उनको कि जो भी रिजल्ट आएगा इनिशिएटिव ले, रिजल्ट आए बेटर, रिजल्ट को बेटर तरीके से हैंडल कर सके, कोऑपरेशन करें बाकी एम्प्लॉयज के बीच में। एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, कि देखो जब आप बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, एब्सेंटिज्म होता है, डिससेटिस्फेक्शन होती है एम्प्लॉयज के बीच में, लैक ऑफ टीम वर्क होता है। तो सुपरवाइजरी लेवल जो होता है, through the supervisory level training these operational problem can be avoided or removed in the organization because supervisors are trained for improvement of superior subordinate relationship। जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखे, उनको इम्प्रूव करके रखे, ठीक है, और अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करते रहे। मैनेजिंग मैन पावर नीड, कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं स्पेशलाइज्ड टेक्निक चाहिए होती है उनको प्रोडक्शन के लिए, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होती, रेडी स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, तो उनको अनट्रेन्ड पीपल को हायर करना पड़ता है, फिर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको स्किल्स सिखानी पड़ती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो आप काम करते हैं वो उसके लिए आपको बाहर से रेडीमेड नहीं मिलेगा कुछ भी, तो आपको अनट्रेन्ड लोगों को हायर करना पड़ेगा और उनको ट्रेन करना पड़ेगा। हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस, लास्ट पॉइंट आता है ट्रेनिंग से क्या होता है, चेंजेस को आप इजीली अडेप्ट कर लेते हो। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बेटर करियर ऑप्शन, कि अगर आप ट्रेनिंग लोगे तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, नॉलेज इंप्रूव होगी और आपको करियर ऑप्शंस ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा अर्निंग होगी, एफिशिएंट और इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय हो आप, जिसको सब कुछ आता है, तो अर्निंग भी ज्यादा होगी, मोराल बढ़ेगा आपका, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, ठीक है। लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब ये बाइक का एक्सीडेंट, बाइक कार का एक्सीडेंट, ये किसी बाइक है, तो यहाँ पे लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट मतलब कि जो आप ऑफिस में काम करते हो और उसमें छोटी छोटी गलतियां करते रहते हो तो वो नहीं होगी। तो 6 पॉइंट पे आते हैं अब हम, लास्ट पॉइंट। तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है कि जब आप जॉब भी कर रहे हो और साथ के साथ बीच बीच में आपको ट्रेनिंग भी लगती रहती है, कि अभी फिलहाल आपकी 1 घंटे की ट्रेनिंग है, मान लो 9 to 5 की आप जॉब कर रहे हो, लेकिन बीच में हो सकता है कि आपको 1 से 2 की ट्रेनिंग दे दी है, तो लंच टाइम होता है, 3 से 4 की ट्रेनिंग दे दी है कि 3 से 4 के बीच में आपकी ट्रेनिंग लगेगी, या 4 से 5 जो भी है, कि आप उस टाइम पे आपकी ट्रेनिंग होगी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है कि जब आपको जॉब से बोल दिया जाता है छुट्टी, इस पर दूसरी जगह पे जाओ और यहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर चीज के लिए ट्रेनिंग लेके आओ, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स वगैरह जो होते हैं, तो आपको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाता है। कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होता है उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि जो अप्रेंटिस होते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट क्या, अप्रेंटिस आएगा, एक बच्चा आएगा, नया कैंडिडेट आएगा, नया एम्प्लॉय आएगा, ठीक है, और एक जो ऑलरेडी काम कर रहा होगा, मास्टर वर्कर बोलते हैं जिसको हम, ऑलरेडी काम कर रहा होगा वो काम, तो ये इसको काम सिखाता रहेगा, कुछ दिनों तक काम सिखाता रहेगा। जब इसको लगेगा कि इस जो नया बच्चा आया है इसको पूरा काम आ गया है,
तो ये फिर उसको उस काम को सौंप देगा कि ठीक है अब तुम पर्टिकुलर फुल चार्ज दे देगा। अभी ये उसके पास फुल चार्ज नहीं है क्योंकि ये इसको सिखा रहा है, मास्टर इसको भी सिखा रहा है। तो जब इसको लगेगा इसने पूरा सीख लिया तो ये इसको फुल चार्ज मिल जाएगा। और ये कहाँ कहाँ सुटेबल्स है, जैसे कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्कर्स, यहाँ पे ज्यादा सुटेबल होता है ये। नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप ये होती है कि इंटर्न्स आते हैं कंपनीज में। अब ये इंटर्न्स कौन होते हैं, ये होते हैं किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज जो होती है वहां से बच्चे जाते हैं, वहां के कॉलेज इनको बोलते हैं कि आपको इतने महीने की इंटर्नशिप करनी है, मतलब इतने टाइम तक आपको जो काम है वो सीख के आना है। जो भी जैसे कि सीए होते हैं, इसमें इनकी 2 साल की इंटर्नशिप होती है, आई थिंक आर्टिकलशिप। तो ये 2 साल तक ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे काम सीखते हैं पूरा, ताकि जो इन्होंने थियोरिटिकल नॉलेज जो इन्होंने गेन की होती है उसको ये प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट कर सके। थ्योरी तो सीख ली पर प्रैक्टिकली उस काम को कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो इंटर्न्स आते हैं वहाँ पे, जो फिर वहाँ पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे होते हैं वो इनको काम पूरा का पूरा सिखाते हैं। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ये बेसिकली ये होती है कि जब आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको सेटल डाउन करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि हाँ हमारी कंपनी ऐसी है, हम ये काम करते हैं, आपको ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। बेसिक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आप इंट्रोड्यूस करवाते हो सबके सामने अपने न्यू एम्प्लॉय को, उनको बताते हो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ठीक है। वॉशरूम, कैफेटेरिया, ये सब चीजें क्या क्या है सब बताते हो आप। फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू देम। जो फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम होता है उसमें ये सारी चीजें बताई जाती है। कंपनी के बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है कंपनी की, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, रूल्स रेगुलेशन, पॉलिसी प्रोसीजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्या क्या मिलेगी, ग्रीवियंस प्रोसीजर, सेफ्टी रूल्स क्या क्या है, सजेशन स्कीम क्या क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आपकी वेजेस के, वर्किंग आवर्स के, हॉलीडेज के, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स क्या क्या है, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ये सब बताया जाता है। ऑफ द जॉब मेथड, ये होता है वेस्टिब्यूल स्कूल, यानी कि डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपको मशीन लर्निंग करनी है, कोई भी किसी मशीन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उस एग्जैक्ट मशीन पे, मतलब जो ओरिजिनल मॉडल है उस पे नहीं आप ट्रेनिंग करते हो, उसका एक डमी मॉडल रेडी होता है, आप उस पे जाके ट्रेनिंग करके आते हो। जैसे कि आपको मान लो आपको ना, आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए गए हो, तो आपको जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है ना, वो मेंटेन करके रखनी है, तो आपको ओरिजिनल रजिस्टर नहीं दिया जाएगा कि लो इसको मेंटेन करो। ओरिजिनल रजिस्टर मतलब कि जो ओरिजिनली हम यूज करते हैं, जो ओरिजिनली वो कंपनी यूज कर रही होगी वो नहीं दिया जाएगा, आपको एक डुप्लीकेट रजिस्टर दिया जाएगा कि जाओ 1 महीने तक इसको फिल करो, इसको यूज करो, इसमें काम सीखो, उसमें अपनी एंट्रीज करो अपने हिसाब से। तो फिर उसको बोलते हैं हम वेस्टिब्यूल स्कूल, यानी कि वेस्टिब्यूल डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। आप एक डुप्लीकेट मॉडल पे काम कर रहे हो, डुप्लीकेट मॉडल के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच ये पार्ट देखने के लिए। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।